नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट की नई 6वीं मालिका में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रकल्प का एक हिस्सा है जो पिछले 150 वर्षों में भारत की आंतरिक राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं में आए बदलावों का अध्ययन करता है। ये प्रकल्प पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के सहयोग से संचालित किया जाता है। इस नए सीजन में हम भारत के हर एक मौजूदा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बनने का रोचक इतिहास और कथाओं की यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रभावशाली व्यक्तित्वों और सामाजिक बदलावों का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को आकार दिया है। 14वें एपिसोड में आइए दक्षिणी राज्य केरल के गठन के पीछे की आकर्षक कहानी के बारे में जानें। ये एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज पर इसके संबंधित लेख से लिया गया है और इसे गूगल नोटबुक LM का उपयोग करके बनाया गया है। इस लेख को पढ़ने के लिए लिंक शो नोट्स में पा सकते हैं। तो चलिए आज केरल के बनने की कहानी की परतें खोलते हैं। आज हम जिसे गॉड्स ओन कंट्री के नाम से जानते हैं, वो हमेशा से एक नक्शे पर एक लकीर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में 3 अलग अलग दुनियाओं का एक संगम है। त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार। और इन तीनों की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग कहानी और अपना अलग राजनीतिक मिजाज था। बिल्कुल सही कहा। और यह समझना बहुत जरूरी है कि ब्रिटिश राज में इन तीनों का अनुभव एक दूसरे से कितना अलग था। त्रावणकोर और कोचीन वो शाही रियासतें थीं जहां महाराजाओं का राज था। वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा तो थे, पर उनकी अपनी एक स्वायत्तता थी। वहीं दूसरी तरफ मालाबार सीधे तौर पर ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, मद्रास प्रेसिडेंसी का एक जिला। अच्छा, तो एक तरफ राजशाही और दूसरी तरफ सीधी औपनिवेशिक हुकूमत। हाँ, और यही वो बुनियादी फर्क था जिसने बाद में इन तीनों को एक साथ लाने की प्रक्रिया को इतना दिलचस्प और कह सकते हैं मुश्किल बना दिया। और कहानी का सबसे नाटकीय मोड़, जहां सबसे ज्यादा चिंगारियां उड़ी, वो त्रावणकोर से आता है। आजादी से बस कुछ ही हफ्ते पहले 11 जून 1947 को त्रावणकोर के दीवान सर CP रामास्वामी अय्यर ने एक बम फोड़ दिया। उन्होंने घोषणा की कि जब अंग्रेज भारत छोड़ेंगे तो त्रावणकोर किसी के साथ नहीं जाएगा, वो एक आजाद संप्रभु देश बनेगा। ये तो उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ा ऐलान था। ये सिर्फ बड़ा ऐलान नहीं था, ये एक बहुत सोची समझी चाल थी। सर CP एक बेहद काबिल प्रशासक और चतुर रणनीतिकार थे। वो त्रावणकोर को एक मिनी स्विट्जरलैंड जैसा बनाना चाहते थे। मिनी स्विट्जरलैंड? हाँ, मतलब छोटा, स्वायत्त और आर्थिक रूप से बेहद ताकतवर। उनका मॉडल अमेरिकी संघीय ढांचे जैसा था, जहां रियासतें भारत के साथ कुछ मामलों जैसे रक्षा या संचार में सहयोग करें, लेकिन बाकी सब में अपनी आजादी बनाए रखें। तो ये सिर्फ एक महाराजा की जिद नहीं थी, इसके पीछे एक गहरी सोच थी। लेकिन सिर्फ राजनीतिक मॉडल ही था या कुछ और भी था? यहाँ पर असली कहानी शुरू होती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक कारण भी था। त्रावणकोर के समुद्री तटों पर मोनोजाइट रेत का विशाल भंडार था, जिससे थोरियम निकलता है। थोरियम मतलब परमाणु ईंधन? बिल्कुल। और 1947 में दुनिया परमाणु युग में कदम रख चुकी थी। थोरियम एक बेशकीमती संसाधन था। सर CP जानते थे कि इस पर नियंत्रण त्रावणकोर को वैश्विक मंच पर एक अहम खिलाड़ी बना सकता है। वाह, मतलब ये सिर्फ आजादी की बात नहीं थी, ये तो 20वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स का एक छोटा सा खेल था। सही, एक तरफ राष्ट्रीय एकता का आदर्श और दूसरी तरफ परमाणु युग का कीमती संसाधन। कमाल है। तो दिल्ली में बैठे पटेल और नेहरू ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? यकीनन वो हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे भारत की एकता के लिए एक सीधा खतरा माना। अगर त्रावणकोर जैसा अहम राज्य अलग हो जाता तो शायद दूसरी रियासतें भी यही रास्ता अपनाती। हाँ, ये तो डोमिनो इफेक्ट हो सकता था। एग्जैक्टली। उस समय के राज्य मंत्रालय के सचिव VP मेनन, जो खुद केरल से थे, इस मिशन पर भेजे गए। उन्होंने सर CP से मुलाकात की और उन्हें विलय का प्रस्ताव दिया। लेकिन सर CP माने नहीं होंगे। नहीं, वो अपने अमेरिकी मॉडल पर अड़े रहे। वो बातचीत के लिए तैयार थे, पर विलय के लिए नहीं। और यहीं से जमीनी स्तर पर माहौल गर्म होना शुरू हुआ होगा। आम लोगों का क्या कहना था? क्या वो अपने दीवान की इस आजाद त्रावणकोर के सपने के साथ थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर CP की इस योजना का जबरदस्त विरोध हुआ और इस विरोध की कमान संभाली कम्युनिस्टों ने। त्रावणकोर में पहले से ही मजबूत मजदूर और किसान आंदोलन थे। अच्छा। उनके लिए सर CP की तानाशाही और महाराजा का शासन शोषण का प्रतीक था।
आजाद त्रावणकोर का मतलब था उसी शासन का हमेशा के लिए जारी रहना। तो इसके खिलाफ पूरे राज्य में विद्रोह और प्रदर्शन शुरू हो गए। हाँ, और ये विरोध सिर्फ प्रदर्शनों तक ही सीमित नहीं रहा। मतलब? बात उससे कहीं आगे बढ़ गई। जुलाई 1947 में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान सर सीपी पर जानलेवा हमला हुआ। क्या? हाँ, वो बच तो गए लेकिन बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। ये एक साफ संकेत था कि जनता किसी भी कीमत पर इस आजादी को स्वीकार नहीं करेगी। तो इस हमले के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अस्पताल से ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और त्रावणकोर छोड़ने का फैसला किया। तो उनके जाते ही पूरा खेल पलट गया। पूरी तरह से। सर सीपी के हटते ही महाराजा श्री चिथिरा थिरुनाल बालाराम वर्मा के पास कोई विकल्प नहीं बचा। जनमत पूरी तरह से भारत में विलय के पक्ष में था। आखिरकार उन्होंने विलय पत्र और यथास्थिति समझौते दोनों पर दस्तखत कर दिया। अच्छा, इन दोनों दस्तावेजों को आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? विलय पत्र और यथास्थिति समझौता। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन शादी का सर्टिफिकेट था। अच्छा। जिसने आधिकारिक तौर पर कह दिया कि हम अब एक हैं, यानी त्रावणकोर अब भारत का हिस्सा है। और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट एक तरह का समझौता था जो ये तय कर रहा था कि जब तक नए नियम कानून पूरी तरह से लागू नहीं हो जाते तब तक राजकाज मोटे तौर पर वैसे ही चलता रहेगा जैसे अंग्रेजों के समय चलता था। समझ गई। तो इस तरह त्रावणकोर का हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म हुआ। हाँ, और वो भारत का हिस्सा बन गया। कमाल है। तो एक तरफ त्रावणकोर में ये पूरा सत्ता का खेल, विद्रोह और जानलेवा हमले चल रहे थे, लेकिन कमाल की बात है कि ठीक बगल में कोचीन की कहानी बिल्कुल अलग दिशा में जा रही थी। बिल्कुल। वहां के राजा ऐसा लगता है हवा का रुख पहले ही भांप चुके थे। बिल्कुल। कोचीन का रुख त्रावणकोर से एकदम उलट था। वहां के शासक केरल वर्मा थम्पुरन ज्यादा लोकतांत्रिक और व्यवहारिक सोच वाले थे। कोचीन में 1920 के दशक से ही एक विधान परिषद थी। ओह। हाँ, जिसमें चुने हुए सदस्यों का बहुमत था। तो वहां लोकतंत्र का अनुभव पहले से था। जब आजादी नजदीक आई तो महाराजा ने सत्ता शांति से चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और शायद इसी माहौल से एक बड़े विचार ने जन्म लिया, ऐक्य केरलम का विचार, यानी एक एकीकृत केरल का सपना। तो क्या ये विचार कोचीन से ही शुरू हुआ? हाँ, इस विचार को सबसे ज्यादा बल कोचीन में ही मिला। ऐक्य केरलम यानी एक केरल का आंदोलन दशकों से चल रहा था। ये एक सांस्कृतिक और भाषाई आंदोलन था जिसका सपना था कि सभी मलयालम भाषी क्षेत्रों त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार को मिलाकर एक राज्य बनाया जाए। तो जमीनी स्तर पर इसके लिए बहुत मांग थी। बहुत ज्यादा। कोचीन कांग्रेस और वहां के दूसरे संगठनों ने इस विचार को पुरजोर तरीके से बढ़ावा दिया। यहाँ तक कि वीपी मेनन ने भी त्रावणकोर और कोचीन के विलय का समर्थन किया, क्योंकि उनकी भाषा, संस्कृति और भूगोल एक ही थे। तो अगर जमीनी स्तर पर इतनी मांग थी, कोचीन के महाराजा भी तैयार थे और वीपी मेनन जैसे लोग भी समर्थन कर रहे थे, तो फिर इसमें इतनी देर क्यों लगी? दिल्ली में बैठे नेहरू और पटेल इसे नजरअंदाज क्यों कर रहे थे? ये उस समय का बहुत बड़ा सवाल था। हमें 1947-48 के भारत को समझना होगा। देश ने अभी अभी बंटवारे का भयानक दर्द झेला था। सही बात है। धर्म के नाम पर देश टूट चुका था। ऐसे में केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता देश को एकजुट रखना थी। उन्हें डर था कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाने शुरू किए तो ये एक और पेंडोरा बॉक्स खोल देगा। मतलब उन्हें लगा कि इससे देश और टूट सकता है। हाँ, कि क्षेत्रीय पहचान राष्ट्रीय पहचान पर हावी हो सकती है और देश में और भी विघटनकारी ताकतें पैदा हो सकती हैं। और इसी डर की वजह से वो समितियां बनी जिन्होंने इस विचार को ठंडे बस्ते में डाल दिया। बिल्कुल। पहले 1948 में धारा आयोग बनाया गया। उसने पूरे देश का दौरा किया और साफ साफ कहा कि अभी वक्त सही नहीं है। राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक सुविधा को भाषाई या सांस्कृतिक समानता से ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। और फिर जेवीपी समिति भी आई। हाँ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। उन्होंने भी धर आयोग की बात को ही दोहराया। और जब 1952 में एक अलग आंध्र राज्य के लिए हुए हिंसक आंदोलन में पुट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई तो उनका ये डर और भी पक्का हो गया। तो ऐक्य केरलम का सपना तात्कालिक रूप से तो मुमकिन नहीं था। ऐसे में एक बीच का रास्ता निकाला गया। हाँ, एक समझौता हुआ। राज्य मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा कि अगर पूरा केरल अभी नहीं बन सकता तो कम से कम त्रावणकोर और कोचीन को तो मिला ही दो। बिल्कुल। दोनों रियासतें तैयार हो गईं और 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर कोचीन राज्य का गठन हुआ। इसे तिरुकोची भी कहते थे, है ना? हाँ, आम बोलचाल में तिरुकोची भी कहा जाता था। तिरुवनंतपुरम को इसकी प्रशासनिक राजधानी बनाया गया और कोची
यानी एर्नाकुलम को न्यायिक राजधानी। वाह, तो ये एक तरह की आधी जीत थी। लोगों को उनका पूरा राज्य तो नहीं मिला, हाँ पर एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम जरूर बढ़ गया। हाँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मालाबार के लोग क्या महसूस कर रहे होंगे, जो अब भी इस नई तिरुकोची फैमिली का हिस्सा नहीं थे। उन्हें तो लग रहा होगा कि पार्टी शुरू हो गई और उन्हें बुलाया ही नहीं गया। हाँ बिल्कुल, मालाबार के लोगों के लिए ये एक अधूरा सपना था। वो भाषाई और सांस्कृतिक रूप से अपने भाइयों से जुड़ना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक रूप से अब भी मद्रास का हिस्सा थे। और इस विलय से एक और चुनौती पैदा हुई। क्या? त्रावणकोर और कोचीन दोनों की राजनीतिक परंपराएं अलग थीं। उन्हें एक साथ लाना भी आसान नहीं था। तो तिरुकोची का बनना एक अहम पड़ाव था, लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी। और फिर आखिरकार 1953 में वो लम्हा आया जब केंद्र सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन पर विचार करने का फैसला किया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। ये एक निर्णायक मोड़ था। एसआरसी ने पूरे देश का दौरा किया, लोगों की मांगें सुनी और 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। केरल के लिए उन्होंने एक साफ और स्पष्ट खाका पेश किया। क्या सिफारिशें थी उनकी? उनकी सिफारिशें 3 मुख्य बिंदुओं पर आधारित थीं। पहला, मद्रास राज्य के मालाबार जिले को त्रावणकोर कोचीन के साथ मिला दिया जाए। ये ऐक्य केरलम का सबसे बड़ा कदम था। दूसरा, दक्षिण कनारा जिले की कासरगोड तालुका को भी केरल में शामिल किया जाए, क्योंकि वहां मलयालम बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी। और तीसरा, एक बहुत ही विवादास्पद फैसला। क्या था वो? त्रावणकोर कोचीन के दक्षिणी सिरे पर स्थित 5 तमिल भाषी तालुकों को मद्रास राज्य यानी आज के तमिलनाडु को सौंप दिया जाए। इसमें कन्याकुमारी भी शामिल था। ये कन्याकुमारी वाला फैसला तो जरूर बहुत कंटेंशियस रहा होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन ये पूरी तरह से भाषाई आधार पर लिया गया फैसला था। इन इलाकों में तमिल बोलने वालों की आबादी ज्यादा थी और वहां लंबे समय से मद्रास के साथ विलय की मांग चल रही थी। अच्छा, तो भाषाई सिद्धांत को प्राथमिकता दी गई। हाँ, एक और दिलचस्प बात लक्षद्वीप से जुड़ी है। अमीनदीवी और लक्काद्वीप द्वीपों के केरल के मालाबार तट के साथ पुराने व्यापारिक और प्रशासनिक संबंध थे। इसलिए आयोग ने इन द्वीपों को नए केरल राज्य के प्रशासन के तहत रखने की सिफारिश की। हालांकि बाद में लक्षद्वीप को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जिसका दशकों से इंतजार हो रहा था। 1 नवंबर 1956 केरल राज्य आखिरकार अस्तित्व में आया। हाँ, और इसके जन्म के साथ ही एक और ऐतिहासिक घटना घटी जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा। कौन सी घटना? 1957 में हुए पहले विधानसभा चुनावों के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के ईएमएस नंबूदरी-पाड केरल के पहले मुख्यमंत्री चुने गए। 1 मिनट, क्या? हाँ, मतलब दुनिया में पहली बार किसी कम्युनिस्ट सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया था और वो केरल में हुआ? बिल्कुल। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में पहली बार था। ये कैसे हुआ? एक बिल्कुल नया राज्य बनता है और उसकी पहली ही सरकार कम्युनिस्ट होती है। ये तो कमाल की बात है। ये अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ें उसी इतिहास में थीं जिसकी हमने अभी चर्चा की। मालाबार में अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ हुए उग्र किसान संघर्ष, त्रावणकोर में सर सीपी की तानाशाही के खिलाफ हुए आंदोलन, इन सब ने इस क्षेत्र की राजनीति में एक गहरी प्रगतिशील और क्रांतिकारी चेतना पैदा कर दी थी। अच्छा, तो जब केरल बना तो ये अलग-अलग संघर्षों की राजनीतिक विरासत एक साथ आ गई। बिल्कुल, और उसने कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। तो इस शुरुआती राजनीतिक विरासत का केरल के भविष्य पर क्या असर पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा। ईएमएस सरकार ने आते ही जमीन सुधार जैसे क्रांतिकारी कानून लागू किए, जिसने केरल के सामाजिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया। सही। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी पहल की गई। सत्ता के विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। आज हम केरल को उसके उच्च मानव विकास सूचकांकों के लिए जानते हैं। हाँ, जैसे उच्च साक्षरता दर और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। बिल्कुल। इन सब की नींव उन्हीं शुरुआती राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों और सुधारों में रखी गई थी। तो त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार का एकीकरण सिर्फ 3 नक्शों को जोड़कर एक नया नक्शा बनाना नहीं था। ये तो 3 अलग-अलग इतिहास, 3 अलग-अलग राजनीतिक संस्कृतियों और अनगिनत आकांक्षाओं का एक संगम था। बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प विचार के साथ छोड़ जाता है। केरल का गठन भाषाई पहचान की एक बड़ी जीत थी, लेकिन इसने बहुत अलग-अलग राजनीतिक मिजाज वाली संस्कृतियों को भी एक साथ एक ही छत के नीचे ला दिया। कोई ये सोच सकता है कि मालाबार की वो क्रांतिकारी आग और त्रावणकोर कोचीन की रियासती परंपराओं का ये शुरुआती मिश्रण क्या आज भी केरल के उस अनोखे और अक्सर तूफानी राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे रहा है जिसे हम आज देखते हैं?